Hello student, this is our second video of chapter 2 Science, Microorganisms, Friends and Foe. So disease causing microorganisms in humans, this topic we need to cover in this video, okay? So yes, from this page. Disease causing microorganism in human. Pathogen enter our body through air we breathe, the water we drink or the food we eat. सो ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये कैसे एंटर करते हैं? द एयर वी ब्रीथ, या तो वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, यही 3 तरीके होते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। ये तो ये किसी एनिमल के थ्रू हमें आ सकते हैं, या तो फिर हम उस पर्सन से अगर डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं तो भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। माइक्रोबियल डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। यही कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस आज आप लोग अच्छे से समझ चुके हो क्या है कोरोना वायरस, कैसे ये फैल रहा है। तो इसी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी इसी टाइप की होती हैं, और वो भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से आपको भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं जो इन डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है वो आपको पता है कि अगर एक पर्सन को मलेरिया है, उसको काटेगा, उसका ब्लड आ गया, उसका सब ब्लड कर लिया, नेक्स्ट पर्सन को वो जाके इन्फेक्ट कर देता है। ऐसे ही हाउस फ्लाइज ऑल्सो एग्जाम्पल, जो कि गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है और यही इन्फेक्शन को फैलाती है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So, it is advisable to always कीप फूड कवर्ड। इसलिए हम कहते हैं खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए। अगर मक्खियाँ वहाँ पे हो रही हैं तो वो वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कैरियर ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का होता है। ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये एक प्रोटोजोआ होता है, उसे कैरी करता है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, ये डेंगू वायरस, मलेरिया, इस टाइप की ये वायरसेस कैरी करता है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। अब ये जो ये मॉस्किटोज जो होते हैं, ये पानी में ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पानी में बढ़ते हैं, तो पानी की वजह से वहाँ पे वो अपने एग्स देते हैं, और एग से वहाँ पे न्यू मॉस्किटो ग्रो हो जाते हैं, लार्वे उनका ग्रो होता है, और फिर वो नंबर ऑफ़ मॉस्किटोज़ बढ़ जाता है। इसलिए हमारे सराउंडिंग्स में हमें और ये क्लीन वाटर में होते हैं, ये इसलिए हमारे आसपास अगर क्लीन वाटर भी खुला पड़ा है, या कूलर में है, टायर्स में है, इनफैक्ट गमलों में भी काफ़ी दिनों से पानी अगर जम चुका है, उसको प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा है, तो हमें वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures to help to avoid spread of malaria. यही जो ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही चीज़ होते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। नाउ नेक्स्ट पेज, see this is the table in which ह्यूमन डिजीज़ेस आर गिवन, फिर उसको कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, उसको हम कैसे बचा जा सकता है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी यू नीड टू लर्न दिस ऑल। और ये बहुत ही सॉर्टेड वे में आपको
क्लियर दिया हुआ है कि किससे, अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है, मीजल्स वायरस से हो रहा है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो भी वायरस से हो रहा है। अब इन सबको एयर के ट्रांसमिशन के मोड से हो रहा है, यानी अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास जाते हो तो एयर में वो बैक्टीरिया या वायरस रहता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस, कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। जैसे अभी हम आइसोलेशन में कोरोना के लिए हम प्रिवेंशन लेते हैं, वैसे ही है कि पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, यानी घर के भी मेंबर्स से हमें उनको वो वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है जो पेशेंट यूज़ कर रहा है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, तो ये टाइम पे हमें देना चाहिए सबको। सिमिलरली कॉलरा, टाइफॉइड है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये वाटर एंड फूड, वाटर है दोनों के लिए, और कॉलरा फूड से भी होता है। इसको कैसे बचा जा सकता है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी हमें क्लीनलीनेस और अभी भी हमें पता है कि हमें साफ़ सफाई रखनी है, हमें हाथ धोने हैं, हमें क्लीन, जितने बाहर से आते हैं तो हमें पूरे क्लोथ्स चेंज करने हैं, क्लीन होना है ना। तो दीज आर द सिंपल टेक्निक्स टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस ए ये वायरस से होता है, ये वाटर बॉर्न है, इसलिए बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर कंज्यूम करना चाहिए। लाइक मलेरिया, प्रोटोजोआ तो मॉस्किटो से होता है, हमें मॉस्किटो ज़्यादा ना फैले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेट लगा के सोना चाहिए, जो सिंपल मेजर्स हम ले सकते हैं टू अवॉइड मॉस्किटोज़, वही सारी चीज़ें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ये तो हमने पूरा टेबल देख लिया जिसमें ह्यूमन से कॉज कर रहे थे। नाउ एनिमल्स में देखो कौन सा होता है। एनिमल्स में several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. So these are the diseases. anthrax जो disease थी हमने पढ़ा था, ये सॉर्टर्स डिजीज़ होती है। ये किसको होती है, जो क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फ़र का काम करते हैं, जो शीप से फ़र वगैरह निकालने का काम करते हैं, उनको ये चीज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉर्टर्स डिजीज़, एंथ्रेक्स डिजीज़, इसको सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. This disease reduces the yield of the crops. अब डिजीज़ होने से क्या हो जाता है, क्रॉप की yield कम हो जाती है, यानी हमें लेस अमाउंट ऑफ क्रॉप मिलेगी। So in table 2.2, for some such plants diseases they can controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. इसको हम माइक्रोब्स के स्प्रे करने से उसको बचा जा सकता है इन डिजीज़ से। सो दिस इज़ टेबल 2.2 जिसमें आपको दिया है प्लांट डिजीज़ जैसे सिट्रस कैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर। ऐसे ही रस्ट ऑफ वीट ये हो जाता है फंगी से, और एयर और सीड को ये एयर और सीड से ट्रांसमिट होता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। ये एक वायरल बॉर्न डिजीज़ है, ये इंसेक्ट के थ्रू फैलती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है इसका। नाउ फूड पॉइजनिंग, सी इन दिस टेबल द पिक्चर इज़ ऑल्सो गिवन। जो नींबू के ऊपर ये पीली पीली लेयर एक जम जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिट्रस कैंकर। एक अलग से लेयर कभी दिखाई देगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ रस्ट ऑफ वीट का तो प्लांट आपके पास रहता नहीं देखने के लिए। और दिस इज़ द येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। उसके बाद विल स्टडी द फूड पॉइजनिंग। भूजू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. अब भूजू अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, बहुत सारी वैरायटी का कुछ उसने खाया एंड he started vomiting. Then उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर said that this condition could be because of food poisoning. तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। फूड पॉइजनिंग could be
ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हो सकता है जो उसने बाहर का खाना खाया है वो खुला रखा हो, जिससे उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, पैथोजेंस हो, इसलिए उसको जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पे ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, यानी हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं और पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकते हैं वो। तो इसलिए ये हमें सीरियस इलनेस हो जाती है, ठीक है, इवन कॉज डेथ, क्योंकि ये पॉइजनस सब्सटेंस है तो इसलिए इससे डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना, यानी उसको ख़राब नहीं होने देना ज़रूरी होता है। इसलिए हम जो भी फूड लेफ़्ट ओवर रहता है या सुबह का कुछ बच गया जो हम शाम को खा सकते हैं, ऐसी चीज़ हम यूजुअली फ्रिज में रख देते हैं ना। दूध जैसे हमने सुबह गर्म कर लिया है, फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम शाम को भी उसे यूज़ कर सकें। और ऐसे ही कुछ खाने को भी हम फ्रिज में रखते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, बहुत जल्दी ख़राब ना हो, हम उसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकें। वैसे तो वही विल रीड इन दिस चैप्टर द फूड प्रिजर्वेशन। सो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि बहुत सारे फूड ग्रेन जो होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर एंड प्रिजर्व किया जाता है। सो अगर हमने लेकिन घर पे अगर हम ब्रेड लेके आते हैं और कुछ दिन अगर 1-2 दिन अगर वो यूज़ नहीं हुई और बाहर ही पड़ी रही तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारा फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ऐसे स्पॉइल फूड में से स्मेल आती है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन? येस, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगोज़ लेके आई और उसको उस दिन नहीं खाने थे वो मैंगोज़, उसने रख दिए बाहर ही। अब जब उसने बाद में देखा, 1-2 दिन बाद जब उसने देखा, फ्यू डेज़ लेटर व्हेन उसने जाके देखा तो मैंगो सारे ख़राब हो चुके थे, सड़ गए थे सारे मैंगो। तो अब उसने सोचा कि फिर जब मेरी दादी मैंगो का अचार बनाती है तो वो तो ख़राब नहीं होता, वो तो कितने दिन चलता है। तो वो कंफ्यूज हो गई थी। Let us study the common methods of preserving food at homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो अब जो अचार है या ऐसी चीज़ें, जैम है जो हमें साल भर प्रिजर्व करके रखना है, सॉस बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अलग अलग मेथड होते हैं जिससे हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी उसको अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखते हैं। जैसे केमिकल मेथड में क्या होता है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने अचार में देखा होगा उसमें ज़्यादा नमक होता है और ऑयल भी बहुत सारा डालते हैं। उससे क्या होता है कि ये नॉर्मल एक प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को रोकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड preservatives to pickle to prevent the attack of microorganisms. Sodium benzoate, sodium metasulfate are the common preservative. These are also used in jams, squashes to check their spoilage. ठीक है, अब इसमें हम और क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइट, ये भी यूज़ किया जाता है जिससे हम जैम और स्क्वैश में डाल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉमन सॉल्ट लगा के भी हम उसको स्टॉप करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन used to preserve meat, fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. यानी इमली में भी हम, टैमरिंड मीन्स इमली, इसमें भी हम नमक लगा के रखते हैं, आंवले में नमक लगा के रखते हैं जिससे उसको हम स्टोर किया जा सकता है। प्रिवेंशन बाय शुगर, जैम, जेलीज़, तो जब अगर हम इसमें ज़्यादा शुगर रहती है उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप होती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, वी यूज़ ऑयल एंड विनेगर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अब कुछ अचार में देखो, जो मार्केट के अचार होते हैं उसमें विनेगर भी डला होता है, उन लोग ऑयल कम डालते हैं लेकिन विनेगर ऐड करते हैं जिससे
इससे भी विनेगर भी एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, वेजिटेबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम ऑयल एंड विनेगर को यूज़ करके, क्या क्या प्रिजर्व करते हैं वेजिटेबल्स को। अब वेजिटेबल्स के अचार भी बनते हैं ना, तो वो हम विनेगर डाल के बनाते हैं। फ्रूट्स, फिश अगर हमको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में क्या करेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग द मिल्क, है ना। आपने हमेशा देखा होगा कि दूध को उबाल के रखा जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। तो बॉइलिंग से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ऐसे ही अगर हम फ्रिज में रख दें, मतलब रेफ्रिजरेटर में एकदम फ्रीज़ कर दें, उससे भी वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। सो pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. A pasteurization is a technique जिससे हम मिल्क को मिल्क आप देखते हो जो पैकेट्स में आता है ना, उसमें लिखा रहता है पास्चराइज्ड एक टेक्निक होती है जो कि बड़े बड़े डेयरीज़ में यूज़ की जाती है, जिससे मिल्क को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स किया जाता है। तो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम इसलिए हम उसको विदाउट बॉइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। The milk is heated about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. पहले तो उसको 15 to 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया जाएगा एंड तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाएगा और उसको स्टोर कर लेंगे। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process is discovered by Louis Pasteur is called pasteurization. Storage and packaging. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. ठीक है, आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी उन लोग प्रॉपरली स्टोर करके, तभी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना। एक जगह से आप देखते हो एप्पल्स आते हैं, एप्पल तो अपने यहाँ ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे ही किन्नू एंड ऑरेंजेस, तो ये सब कहाँ से आते हैं, जब ये आते हैं तो उसका स्टोरेज एंड पैकेजिंग की जाती है, जैसे भी डिमांड हो उसको सप्लाई किया जाता है। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हमारा ये हो गया है केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, सारा प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हो गई हैं। नाउ विल स्टडी द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने 6th और 7th में भी पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का देखो, सी दिस इज़ द चार्ट। नहीं, पहले हम दिस पिक्चर 2.9 इसमें क्या बताया है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। अब लेग्यूमिनस प्लांट यानी कोई भी पीज़ का प्लांट हुआ, बीन्स का प्लांट है, इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट। इस प्लांट में, इसके प्लांट के रूट्स में ऐसे छोटे छोटे से गांठ हैं जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं। ये नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। अब ये राइजोबियम क्यों रहता है, राइजोबियम को रहने की जगह, जिससे वो फूड लेगा, है ना, उसको रहने की जगह मिल जाती है रूट्स में, और रूट्स से उसको उसका फूड मिलता रहता है। ठीक है, जो भी फूड प्लांट बनाता है, जो भी उसमें रहता है, सब वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारा वाटर वगैरह राइजोबियम को चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो फूड लेता है रूट से। ठीक है, तो रूट ने क्या प्रोवाइड किया राइजोबियम को, रूट ने प्रोवाइड किया शेल्टर एंड फूड। नाउ राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है रूट को, राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में। अब ये वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन रूट से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ द ऑल टेक्निक ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल फिगर 2.10। तो इस फिगर में देखो, सबसे पहले क्या, नाइट्रोजन यानी प्लांट से एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है, एटमॉस्फेयर से वापस प्लांट में कैसे, सॉइल में कैसे आ रहा है। पहले सॉइल में आना पड़ेगा, फिर वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, फिर वो राइजोबियम को कन्वर्ट करेगा एंड देन इट इज़ गेट एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। तो यही हम पूरी एक साइकिल होता है, यानी एक के बाद एक, जैसे वाटर साइकिल पढ़ा है ना, एक के इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, अगेन वो सॉइल के अंदर ग्राउंड सॉइल में गया एंड अगेन उसका इवेपोरेशन हुआ। तो दिस इज़ अ साइकिल। सो सिमिलरली नाइट्रोजन साइकिल भी वाटर साइकिल की तरह ही है कि इसका भी एक साइकिल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है। अब एटमॉस्फेयर हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग organisms because it is the part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. बिना नाइट्रोजन के ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। तो मैंने भी अभी आपको बताया कि ये राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये वाटर में डिज़ोल्व होके
प्लांट रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। विल स्टडी द वाटर साइकिल। अब देखो सबसे पहला क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय लाइटनिंग, यानी जब बिजली कड़कती है उससे क्या बन जाता है, सीधे पहला एक एरो आ रहा है लाइटनिंग पे, वो लाइटनिंग सीधे जा रहा है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक तो इस तरह से सॉइल में आ जाता है नाइट्रोजन, लेकिन साल भर थोड़ी बिजली कड़कती है, हर बार थोड़ी बिजली कड़कती है ना। तो दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्स होता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन के कंपाउंड को बनाता है, और ये कंपाउंड सॉइल में मिल जाते हैं। तो एक तो हो जाता है कि टेकअप बाय द प्लांट्स, फिर एनिमल्स उसको खाते हैं, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट उनके एक्सक्रीशन में या आफ्टर देयर डेथ वापस से सॉइल में आ जाता है। ठीक है, एक ये साइकिल हो गया। दूसरा क्या चीज़ होता है, कहाँ जाता है ये, बैक्टीरिया टर्न्स द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब एक बैक्टीरिया ये भी होता है जो कि नाइट्रोजन इस कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो नाइट्रोजन वापस गैस में चला जाता है। लेकिन ये काम राइजोबियम नहीं करता। हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम बैक्टीरिया कर रहा है, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना रहा है और सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है। सेम एक दूसरा बैक्टीरिया होता है, दूसरे बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं। सो ये सारा एक साइकिल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, डू इट प्रॉपरली, ड्रॉ इट इनटू योर नोटबुक्स। दैट इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।